आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। वर्ड्स एंड डीड्स इसका टाइटल है। पढ़ने का अंदाज अपना वैसा ही रहेगा, ट्रांसलेशन करेंगे लेकिन साथ साथ में ग्रामर रूल, साथ साथ में स्ट्रक्चर्स, वोकैब पे अलग से ध्यान देंगे। आज का आर्टिकल बहुत आसान है पढ़ने में, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इसलिए ज़्यादा फोकस हम ग्रामर को देने वाले हैं। आज आप जो भी सीखें यू विल अप्लाई दैट नॉलेज ऑन दिस क्विज। 5 क्वेश्चन हैं इसमें क्लोज टेस्ट के, सारा सेशन इसमें समराइज हो जाएगा। अगर आपको 5 में से 4 नंबर 5 नंबर मिल रहे हैं देन यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम इन द राइट वे। शुरू करें अपनी क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा वर्ड्स एंड डीड्स। आपने कहावत सुनी होगी हिंदी में, कथनी और करनी। इंग्लिश में कथनी को बोलते हैं वर्ड्स और करनी को बोलते हैं डीड्स। डीड्स होते हैं आपके कर्म, एक्शन और रियलिटी। कह रहा कथनी और करनी। अब देखो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ऑन पीएम मोदी स्पीच एट UNGA। पीएम मोदी के स्पीच की बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा महासभा में। समझ गए? तो पीएम मोदी का क्या कहना है और क्या डीड्स हैं ये हम इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है पीएम मोदी डिड वेल टू कमिट इंडिया टू इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एट UN जनरल असेंबली। कह रहा मोदी साहब ने डिड वेल किया। डिड मतलब किसी काम को पास्ट में करना और वेल मतलब बड़े अच्छे से। कह रहा मोदी साहब ने बड़ा ही अच्छा काम किया, कमिट करके, वादा करके इंडिया का इसके डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के लिए, इसकी जनतंत्र से जुड़ी हुई रीतियों के लिए, बिलीफ्स के लिए, कल्चर के लिए। और कहाँ पे? UN की जनरल असेंबली में। तो मोदी साहब ने जनरल असेंबली में खड़े होकर के ये बोला, डेमोक्रेसी इंडिया से अच्छा कोई भी नहीं जानता है, हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस दुनिया में सबसे पुराने हैं। तो गणतंत्र का पाठ आप इंडिया को ना पढ़ाएं, इंडिया अच्छे से जानता है डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। तो बड़ा ही अच्छा काम किया उन्होंने इस तरीके से बोल करके। समझ गए ना? तो मोदी साहब की वो डिड वेल, ट्रेडिशन मतलब आपका कल्चर, आपका बिलीव्स है ना, रीतियाँ रिवाज है ना, प्रैक्टिसेस। चलिए सिंपल आर्टिकल है। अब एक काम कर लेते हैं, फटाफट मैं आपको सारे वर्ड्स दिखा देता हूँ इस आर्टिकल में जो यूज़ हुए हैं, ताकि आप पहले ही उनको पढ़ लोगे और स्मूथली बाद में आर्टिकल को रीड कर पाओगे। उससे पहले मैं ऐड करूँगा, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपके एग्जाम प्रिपरेशन का जरूरी हिस्सा है। पहले आप अपने आप को तैयार करोगे और फिर मॉक टेस्ट दे करके अपने आप को टेस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट की दुनिया में टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। आपको यहाँ पे हर एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे, ढेरों की संख्या में, हजारों की तादाद में। SSC, CGL, CHSL, बैंक, PO, क्लरिकल, हर एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। अब ये सारे के सारे 26,000 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज में, 299 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 499 में 3 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन याद रखें कूपन कोड को यूज़ करें YT10। जैसे ही लगाओगे 299 वाला 270 में, 499 वाला 450 में आपको मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, टेक्स्ट बुक पासिस के प्राइस बढ़ने वाले हैं 1 अक्टूबर से। अपने पास अभी 3 दिन है। ये जो 299 वाला है ये 399 का हो जाएगा। लेकिन इन 3 दिनों में प्राइसेस के बढ़ने से पहले आप इसको बाय कर सकते हैं। 270 में आपको मिल रहा है कोड लगा करके, है ना। फ़ायदा उठाना प्राइसेस के बढ़ने से पहले। आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे। ये पूरी वोकैबलरी की सारे नए पुराने वर्ड्स आपको शीट में मिल जाते हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो अपने टेलीग्राम ग्रुप से। चलो रेट्रोग्रेस, एम्बिट, रेव अप और एक्सपर्टाइट, ये हैं आज के 4 पुराने वर्ड्स जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं आज से कई दिनों पहले। और नए वर्ड्स कौन कौन से हैं? कम इन फॉर, मैरीटाइम और शॉर्ट कमिंग। पहले पुराने वाले देख लें। देख लिए रेट्रोग्रेस कैसे देखेंगे आप? आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, प्रो मतलब आगे, ग्रेस मतलब जाना। रेट्रोग्रेस मतलब पीछे आना। समझ गए ना? आगे नहीं बल्कि पीछे आना, उल्टे काम करना, रेट्रोग्रेस करना, एक वर्ब होती है। गेट वर्स हो जाना, पहले से भी बुरी हालात में आ जाना। COVID-19 has caused the world economy to retrogress to where it was a decade ago। COVID-19 ने कोज कर दिया है दुनिया की इकोनॉमी को रेट्रोग्रेस करने पे, पीछे आने पे, उस जगह तक टू वेयर जहाँ पे ये 1 डेकेड अगो थी, 10 साल पहले थी। तो कोविड ने ऐसा हमें धक्का मारा है, 10 साल पीछे आ गया दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसको रिग्रेस, डिटीरियोरेट और रेट्रोग्रेड भी बोलते हैं। अब ध्यान रखना, रिग्रेस जो इसका सिनोनिम है आज इस आर्टिकल में आप देखोगे। अगला वर्ड है हमारा, ये भी पुराना है, इसको भी रिवाइज कर लो। एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है दायरा, स्कोप, एरिया, डोमेन।
लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। कानून बनाने की जो पावर्स हैं पुलिस पे और एग्रीकल्चर पे, वो फॉल करती हैं दायरे में हमारे देश की स्टेट्स के, हमारे देश के राज्यों के। सुना होगा ना आपने, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। चलिए, तो एम्बिट का एक सिनोनिम है स्फीयर। ये सारे ही हैं, परव्यू, ऑर्बिट, जुरिस्डिक्शन, रेमिट। इसका एक सिनोनिम है स्फीयर, जिसको आज अब इस आर्टिकल में देखोगे। एक और वर्ड है हमारे पास रैव अप। रैव अप का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज करना, किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ा देना, है ना, स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना। जैसे इंक्रीज एक्सपोर्ट्स कैन रैव अप द इकोनॉमिक ग्रोथ। बढ़े हुए निर्यात जो हैं, एक्सपोर्ट जो हैं, तेज बना सकते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। 5 की जगह से 10%, है ना, ऐसे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती जाए, रैव अप। तो रैव अप का जो सिनोनिम है स्पीड अप, इसको आज आप फिर से आर्टिकल में देखोगे। अब याद रखें, रैव अप का एक सिनोनिम एक्सपेडाइट भी है, एक्सपेडाइट। इस वर्ड को मैं अलग से भी आपको करवा चुका हूँ, स्पीड अप करना किसी चीज़ को, समझ गए ना। तो रैव अप, एक्सपेडाइट, स्पीड अप सब एक दूसरे के सिनोनिम है, याद रखना है इनको। अब आ जाओ नए वर्ड्स के लिए। कम इन फॉर पहली फ्रेजल वर्ब है। कम इन फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेना या किसी चीज़ को पाने के लायक होना। जैसे आप मेहनत करो तो आप सफलता को पाने के लायक होते हो, यू कम इन फॉर सक्सेस, समझ गए ना। आप जो है मटरगश्ती करो, आलसीपना दिखाओ, तो आप जो है असफलता को कम इन फॉर करते हो। फ्रेजल वर्ब है ना, टू बी एंटाइटल्ड टू या डिजर्विंग ऑफ समथिंग। मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। द बुक हैज़ कम इन फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर इट्स हेटफुल कॉन्टेंट। जो किताब है वो डिजर्विंग है, एंटाइटल्ड हो गई है बहुत सारे क्रिटिसिज्म के, इसके हेटफुल कंटेंट के लिए। तो कुछ गलत लिखा होगा किताब में जिससे लोग नाराज़ हो गए, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किताब को। शी विल कम इन फॉर अ ह्यूज प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ ऑफ हर फादर्स या पेरेंट्स। वो कम इन फॉर होने वाली है, वो एंटाइटल्ड टू होने वाली है, वो डिज़र्व करने वाली है एक बहुत बड़ी संपत्ति को अपने माँ बाप की डेथ के बाद। कम इन फॉर किसी चीज़ के लिए एंटाइटल्ड होना। अचीव करना, गेट करना, एक्वायर करना, सब इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड देख लो, मैरीटाइम। ये बहुत बार देखोगे आप, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। हर वो चीज़ मैरीटाइम है जो समंदर से रिलेटेड है। हमारे देश के समंदर या समुद्री सीमाओं से रिलेटेड हर चीज़ को हम बोलते हैं मैरीटाइम। इंडियन नेवी इंश्योर्स द मैरीटाइम सेफ्टी ऑफ आवर कोस्टल स्टेट्स। इंडियन नेवी पक्का करती है, इंश्योर करती है मैरीटाइम सेफ्टी को, समुद्री सेफ्टी को हमारी कोस्टल स्टेट्स के, ऐसी स्टेट्स के जो कोस्ट पे बसी हैं, है ना, जैसे गुजरात है, बंगाल है, उड़ीसा है। तो इनकी मैरीटाइम सेफ्टी को इंश्योर करती है, समुद्री सुरक्षा को इंश्योर करती है। इसका एक सिनोनिम है नेवल या नेवी, है ना, इंडियन नेवी आप जानते ही हो। लास्ट वर्ड है हमारे पास शॉर्ट कमिंग। कैसे बनाए? शॉर्ट प्लस में कमिंग से। जितना आगे आपको आना था आप उतना आ नहीं पाए, जो ज़िंदगी में आपको करना था वो आप कर नहीं पाए। शॉर्ट कमिंग होती है आपकी इम्परफेक्शन या आपके अंदर का डिफेक्ट, आपका नहीं मतलब किसी का भी। वन शुड रिकॉग्नाइज एंड वर्क ऑन वंस शॉर्ट कमिंग्स। किसी भी इंसान को पहचानना चाहिए और काम करना चाहिए अपनी शॉर्ट कमिंग्स पे, अपनी कमियों पे, अपनी डेफिशिएंसी और इम्परफेक्शंस पे। लैक्यूना और डेफिशिएंसी भी शॉर्ट कमिंग को बोलते हैं। चलिए 6-7 वर्ड्स हैं, 4 रिवाइज करवा दिए, 3 नए हो गए। इनका रिवीजन आपको रेगुलरली करते रहना है ताकि आपके दिमाग में ये बैठे रहें। फटाफट बढ़ते हैं वो आर्टिकल की तरफ। एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है, आज आपको कहानी सुनाई है इसने। कहानी सुनी होगी ना बचपन में, एक राजा था, जंगल में गया, शेर मिला, शेर का शिकार किया। बस आज भी वही हुआ है। पीएम मोदी थे, UNGA में गए और ये बातें बोल करके आए। आज जो बातें बोली हैं वो पूरी बातों पर एडिटोरियल छपा हुआ है, वो बातें मैं आपको भी डिटेल में समझा दूंगा, है ना। आज की टोन है नैरेटिव। नरेट कर रहा है, कहानी बता रहा है, कुछ अपनी तरफ से जोड़ वोड़ नहीं रह जाता है ना, जो हुआ है उसकी कहानी को बयान कर रहा है। नैरेटिंग टोन ऐसे आर्टिकल्स की होती है। शुरू कर लेते हैं। अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। योर इंग्लिश ट्यूटर एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ना। मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करो। क्वालिटी कोर्सेज मिलते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। एडवांस्ड, बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग का कोर्स चल रहा है फुल फ्लैट स्पीड पे अपनी। अभी इसमें 15-16 वीडियोज़ हो चुकी हैं, तकरीबन 10 घंटे का कंटेंट हो गया है ना। 60 से 70 घंटे में मैं आपको पूरी इंग्लिश लिखनी सिखा रहा हूँ। अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, 699 का कोर्स है, लेकिन कोड लगा लोगे लर्न टू राइट तो ये भी आपको 499 में मिल जाएगा। GST VST सब मैं खुद ही जेब से पे कर देता हूँ आपका, ठीक है। आपको SSC बैंक्स के भी कोर्स मिल रहे हैं 50-50 रुपये में, 100 रुपये में। ऐप पे जाओ, फ़ायदा उठाओ। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इन अ रो and his fourth such speech since he was elected in 2014, Prime Minister Narendra Modi
addressed the UN General Assembly outlining his outlook on India's place in the world. कह रहा है तीसरी दफ़ा फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, इस वर्ड को मैं तोड़ के भी समझाऊंगा। कह रहा है तीसरी बार लगातार कंसेक्यूटिव ईयर में, और कैसे, एक श्रृंखला में, एक रो में, एक सीरीज़ के अंदर। और कह रहा है उसकी चौथी ऐसी स्पीच है, सच स्पीच है, जब से वो बने हैं, इलेक्ट हुए हैं 2014 में। बात किसकी हो रही है भाई? बात हो रही है पीएम मोदी की। कह रहा है मोदी साहब ने ना तीसरी बार तो लगातार और चौथी बार जब से वो 2014 से सिलेक्ट हुए हैं, 4 बार। कह रहा है मोदी साहब ने एड्रेस किया यूएन की जनरल असेंबली को, और कह रहा है कैसे एड्रेस किया? आउटलाइन करते हुए, ले आउट करते हुए, परिभाषित करते हुए, ड्राफ्ट करते हुए उसके आउटलुक को, उसके फ्यूचर को, है ना, विजन को, और किस पे? इंडिया के प्लेस पे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में। सिंपल सेंटेंस है। तो 3 बार लगातार, और इस बार वैसे कुल मिला के हो गया चौथी बार। 2014 से अगर आप गिनो तो मोदी साहब ने चौथी बार एड्रेस किया यूएनजीए को और आउटलाइन कर दिया अपना विजन, अपना नज़रिया, क्या इंडिया की जगह होने वाली है आने वाले 10 साल में पूरी दुनिया के अंदर। अब आ जाओ सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझते हैं। पीएम मोदी की वर्ब है एड्रेस्ड, ही की वर्ब है वॉज इलेक्टेड। ही भी मोदी साहब के लिए आया है ना। आउटलाइनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। अब ये क्या होता है भला? जब 2 काम एक साथ एक ही वक्त पे हो रहे होते हैं तो एक काम को मेन वर्ब बना दो, दूसरे काम को कॉमा लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बता दो। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था। हैविंग डिनर आई वॉज वॉचिंग टीवी, या वॉचिंग टीवी आई वॉज हैविंग डिनर। समझ गए ना? एक काम को आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दो और दूसरे को मेन वर्ब बना दो। बस यहाँ भी यही हुआ है। जब मोदी साहब एड्रेस किया उन्होंने, उसी वक्त वो आउटलाइन भी कर रहे थे, परिभाषित भी कर रहे थे अपने विजन को। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पीपीएसए। चलिए, आउटलुक मतलब आपका विजन, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया आने वाले फ्यूचर को लेकर के, एक नाउन होता है। कंसेक्यूटिव वर्ड को मैं तोड़ के बता देता हूँ। कन मतलब साथ में, सेकेटिव वर्ड बना सीक्वेंस से। सीक्वेंस सुना होगा ना आपने, ए के बाद बी, बी के बाद सी, श्रृंखला को बोलते हैं सीक्वेंस, क्रम को। जब चीज़ें कंसेक्यूटिव होती हैं तो वो क्रम में होती हैं, एक के बाद एक। जैसे एक के बाद एक युवराज ने 6 छक्के मारे, कंसेक्यूटिव सिक्सेस। एक के बाद एक मोदी जी यूएनजीए में गए, कंसेक्यूटिव स्पीचेस, है ना। चलो, ये रो वर्ड कल भी आया था, आज भी आया है। इसके 2 मीनिंग होते हैं। कल मीनिंग आया था इसका फाइट या नोक जोंक, है ना। रो का मतलब नो जोंक। आज रो का दूसरा मीनिंग आया सीक्वेंस या सीरीज। जब चीज़ें रो में होती हैं तो श्रृंखला में होती है, सीक्वेंस में होती है। तो आज ये वाला मीनिंग इस वर्ड का अपने यूज़ कर रहे हैं, कल ये वाला किया था। चलो, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे फटाफट ग्रामर का। देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद एज नहीं आता। आपको लगता है आता होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं आता। जैसे कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, थिंक, नेम, कंसीडर और टर्म। ये 8-10 वर्ब्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनेंगे बार बार। एसएससी बैंक्स में आप देखोगे, इनके बाद एज मत लगाना। इलेक्टेड एज पीएम नहीं लिखा कहीं भी, इलेक्टेड पीएम हो सकता है, इलेक्टेड एज पीएम नहीं होगा, है ना। कंसीडर हिम एज माई फ्रेंड गलत है, कंसीडर हिम माई फ्रेंड, बिना एज के इन वर्ब्स को यूज़ करना है। और इसका उल्टा, ये सारी वर्ब्स हमेशा एज के साथ आती हैं। रिगार्ड एज, ट्रीट एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, व्यू एज और नो एज। चलो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सारी वर्ब्स का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रिफरिंग टू इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन ही सेड दैट द वर्ल्ड ग्रोज व्हेन इंडिया ग्रोज एंड ट्रांसफॉर्म्स व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स, पॉइंटिंग टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट। अब ये सारे इम्पैक्ट जो है ये आगे आ जाएंगे एक एक करके, पहले इतना ही पढ़ लो। कह रहा रिफर टू करते हुए, इशारा करते हुए। रिफर का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ संकेत करना, इशारा करना। और किसकी तरफ भाई? इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन पे। दुनिया में 6 में से 1 आदमी इंडियन है ना। दुनिया की 800 करोड़ पॉपुलेशन है तो 140 करोड़ इंडियन है। कह रहे इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे, आबादी पे इशारा करते हुए मोदी साहब ने क्या बोला? ही सेड दैट, वो ये कि पूरी दुनिया ग्रो होती है जब इंडिया ग्रो करता है। समझ गए ना। और पूरी दुनिया जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है जब इंडिया बदलता है, इंडिया रिफॉर्म करता है। क्योंकि दुनिया में 6 में से 1 आदमी तो इंडियन है ही वैसे भी। तो ऐसा इन्होंने बोला। अब ये कैसे किया इन्होंने? पॉइंट टू करते हुए, इशारा करते हुए उन एग्जाम्पल्स पे, उन उदाहरणों पे, इंस्टेंसेस पे जो है कंट्री की प्रोग्रेस के और इम्पैक्ट के। कैसे कैसे कंट्री ने प्रोग्रेस की है और दुनिया पे क्या इम्पैक्ट उसका रहा है। अब ये सारे इसने कॉलम के बाद बता दिए लिस्ट। पहली चीज़ है इन द एरिया ऑफ वैक्सीन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। पहले तो हमने वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल्स के एरिया में बहुत सारा प्रोग्रेस किया है, पर्टिकुलरली खास करके टू काउंटर कोविड-19। इसको काउंटर करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, काउंटर करना मतलब लड़ना।
फिर बात की इन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी की, हरी भरी टेक्नोलॉजी की, है ना, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की, और उस प्रॉमिस की, वादे की, जो है 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक। और फिर लास्ट में बात की इन्होंने गरीबी उन्मूलन की, पॉवर्टी एलिवेशन की, देश में गरीबों को कम करने की, मतलब गरीबी कम करने की, गरीबों को नहीं, गरीबी कम करने की, पॉवर्टी एलिवेशन। समझ गए? सेंटेंस बहुत सिंपल है, एक बार स्ट्रक्चर मैं इसकी समझा देता हूँ, बाकी इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मोदी साहब ने कहा, ही सेड्स, और ये पूरी बात कही कि दुनिया बढ़ती है तो इंडिया बढ़ता है, इंडिया बदलता है तो दुनिया बदलती है, तब मोदी साहब रिफर टू कर रहे थे इंडिया की पॉपुलेशन पे। पहला पीपीएस से प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रिफरिंग टू, और दूसरा यहाँ पे वो उसी वक्त पॉइंट आउट कर रहे थे इंडिया की प्रोग्रेस को। दूसरा पीपीएस से यहाँ पे पॉइंटिंग आउट टू। समझ गए ना? इस काम के साथ दो काम और हो रहे थे, पहला काम ये पीपीएस से, दूसरा काम ये पॉइंटिंग टू पीपीएस से। चलो, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाना, चेंज करना ड्रास्टिकली, बड़े जो है फॉर्म में। रिफॉर्म मतलब सुधार लाना, किसी चीज़ के अंदर रिपेयर या इंप्रूवमेंट लाना। आगे बढ़े। एलिवेशन का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को, बाम लगाना, मिटिगेट करना, एस्यूएज करना, पेसिफाई करना, मॉडिफाई करना, रिलीव करना, है ना, सब एलिवेशन के सिनोनिम में किसी चीज़ की इंटेंसिटी को नीचे लेकर के आना। कह रहा है ही ऑल्सो इनमरेटेड हाउ many इंडियंस हैड बीन प्रोवाइडेड वाटर कनेक्शंस, बैंकिंग एक्सेस, इंश्योरेंस कवरेज, health services and homes. Although his claims that these all-inclusive development goals had been achieved only in the last 7 years struck a politically partisan note that was out of place. अब बता रहे हैं मोदी साहब ने क्या तो सही बात बोली और कौन सी बात थोड़ी सी अजीब लगी सुनने में। सही बात सुनो उनकी। कह रहे उन्होंने इनमरेट किया। अब ये क्या बोला है भाई, इनमरेट, ये वर्ड बना है नंबर से। नंबर जानते हो ना, आंकड़ा। अगर किसी चीज़ के ऊपर आंकड़ा लगाओ, किसी चीज़ की मात्रा को, संख्या को निर्धारित करो, तो आप करोगे इनमरेट। मैंने आपसे पूछा कितने आदमी है कालिया, आपने बताया सरदार 3, तो आप इनमरेट करके बता रहे हो मुझे। समझ रहे हो मेरी बात को? इनमरेट करने का मतलब होता है नंबर देना किसी चीज़ को। तो इन्होंने भी नंबर दिया, इन्होंने भी आंकड़ा बताया। अच्छा, किस चीज़ का भाई? कितने इंडियंस को प्रोवाइड किया जा चुका था, हैड बीन प्रोवाइडेड, और क्या? पानी का कनेक्शन, बैंकिंग कनेक्शन, इंश्योरेंस की कवरेज, डॉक्टर की सुविधा, हेल्थ सर्विसेज और घरों को। तो ऐसा इन्होंने आंकड़ा देकर के वहाँ यूएनजीए में बताया। कह रहे हालांकि जो उनका क्लेम है ना, जो दावा है कि ये सारे ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल्स हैं। ऑल इंक्लूसिव मतलब सबको अपने दायरे में लेने वाले। डेवलपमेंट गोल्स का मतलब विकास के सारे लक्ष्य है। कह रहे उनका जो ये दावा है कि ये सारे के सारे विकास लक्ष्य है अचीव किए गए हैं महज पिछले 7 साल में। कह रहे इस दावे ने स्ट्राइक कर दिया एक पॉलिटिकल पार्टीशन नोट को। इस दावे ने बना दिया एक ऐसे नोट को। स्ट्राइक ए नोट का मतलब होता है एक स्पेशल टाइप की फीलिंग को दिखाना, है ना। इन्होंने सियासी तौर पे भेदभाव वाली जो है ना अपनी फीलिंग को दिखा दिया, जो कि दैट वाज आउट ऑफ प्लेस, जो आउट ऑफ प्लेस थी, मिसप्लेस थी, गलत जगह पे गलत बात थी। आप यूएनजीए में गए हो, पॉलिटिकल रैली तो कर नहीं रहे हो, कांग्रेस को तो यहाँ पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। कांग्रेस ने ये नहीं किया था, हमने ये किया था। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये आपने बोला ना, जबकि ये 7 सालों में हुआ है, तो यहाँ पे आपने पॉलिटिक्स को बिना बात घुसा दिया। तो ये आउट ऑफ प्लेस रिमार्क था, ये क्लेम, आपका दावा एकदम मिसप्लेस था। अच्छी बात थी लेकिन थोड़ी गलत जगह पे बोल दी। चलो अभी सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे फटाफट से। ही की वर्ब है इनमरेटेड, इंडियंस की वर्ब है हैड बीन प्रोवाइडेड, क्लेम की वर्ब है स्ट्रक, डेवलपमेंट गोल्स की वर्ब है हैड बीन अचीव्ड, दैट की वर्ब है वॉज आउट ऑफ प्लेस, है ना। वॉज इसकी वर्ब है, आउट ऑफ प्लेस इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पार्टीशन मतलब एक पार्ट का बायस्ड हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो, भेदभाव भरा हो, ऐसा ही काम इन्होंने कुछ किया है पॉलिटिकली। स्ट्राइक अ नोट, स्ट्राइक अ नोट इसका मतलब होता है खास तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करना। जैसे आप स्ट्राइक अ हैप्पी नोट कर दो तो आप अपनी खुशी को बयान करते हो, स्ट्राइक अ सैड नोट कर दो तो आप अपने दुख को बयान कर रहे हो। एक खास तरह की फीलिंग को बयान करने को बोलते हैं स्ट्राइक अ नोट। अब देखो ये स्ट्राइक नाम की जो वर्ब है ना, बाकी तो आपने इसमें सब सीख लिया। स्ट्राइक नाम की वर्ब पे आ जाओ। इस वर्ब को देखते ही आपके दिमाग में कुछ क्लिक होना चाहिए। स्ट्राइक V1, स्ट्रक V2 जो यहाँ पे यूज़ हुई है, और स्ट्रक या स्ट्रिकन में से एक बनती है V3। आप खुद सोच के बताओ यहाँ पे स्ट्रक को V3 बनाया जाए या स्ट्रिकन को V3 बनाया जाए, दोनों में से V3 कौन है? चलो मैं कॉन्सेप्ट निकाल लेता हूँ इतनी देर में फटाफट से। ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनकी V3
एडजेक्टिव है ना और V3 अलग अलग होता है। जनरली किसी भी वर्ब की V3 एडजेक्टिव बन जाती है ना, पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है, लेकिन ये 8 वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी V3 और पार्टिसिपल फॉर्म अलग अलग है। तो स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म तो स्ट्रक होती है, लेकिन स्ट्राइक की एडजेक्टिव फॉर्म स्ट्रिकन होती है। मेल्ट की थर्ड फॉर्म मेल्टेड होती है, लेकिन अगर मेल्ट की एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए हो, पिघला हुआ, तो मोल्टन को यूज़ करेंगे। शेव की एडजेक्टिव फॉर्म शेवन होगी, लेकिन थर्ड फॉर्म शेव्ड होगी। तो आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस एडजेक्टिव मांग रहा है या वर्ब की थर्ड फॉर्म मांग रहा है। अगर सीधी सुच्ची वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगे हैज़ हैव के बाद, तो इनको यूज़ करो। अगर नाउन के साथ में एडजेक्टिव यूज़ करना हो तो ये राइट साइड वाले कॉलम को यूज़ करो। अब आओ मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। अ डेडली साइक्लोन हैज़ स्ट्रक या स्ट्रिकन द ईस्टर्न स्टेट्स। एक डेडली साइक्लोन ने, एक घातक चक्रवात ने चोट मार दी है हमारी ईस्टर्न स्टेट्स पे। स्ट्राइक का मतलब होता है चोट मारना। अब देखो हैज़ के बाद में चाहिए V3। स्ट्राइक की V3 क्या होती है? स्ट्रक। यहाँ पे स्ट्रिकन नहीं आ सकता। हैज़ स्ट्रक द ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ देखो द पैनिक स्ट्रक या पैनिक स्ट्रिकन क्राउड कोज्ड अ स्टैम्पेड। पैनिक से चोट खाया हुआ, पैनिक समझते हो ना आप, हबड़ा थबड़ी में जो है फंसा हुआ जो क्राउड है, उसने कोज कर दिया एक स्टैम्पेड को, एक भगदड़ को। स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़। यहाँ पे पैनिक स्ट्रिकन एक एडजेक्टिव की जरूरत है क्राउड नाम के नाउन के लिए। एडजेक्टिव स्ट्राइक वर्ब का स्ट्रिकन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक नहीं होता। तो पैनिक स्ट्रक नहीं, पैनिक स्ट्रिकन। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे ही चलते हैं। 8 ही वर्ब्स मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे। एडजेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे ये यूज़ करना, और वर्ब फॉर्म में V3 जो है इनकी जगह पे ये आती है। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है मूविंग टू रीजनल मैटर्स, मिस्टर मोदी पॉइंटेड टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियाज एक्शंस एंड दोज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना इन वेल्ड रेफरेंसेस। कह रहा है मूव टू करते हुए, बढ़ते हुए आगे रीजनल मैटर्स पे। रीजनल मैटर मतलब हमारे रीजन के मुद्दों पे। कह रहे क्षेत्रीय मुद्दों की तरफ बढ़ते हुए मोदी साहब ने पॉइंट किया कॉन्ट्रास्ट की तरफ। उस कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में एकदम उल्टा सीधा होता है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वो कॉन्ट्रास्ट कहलाता है ना, विरोधाभास बोलते हैं। तो इन्होंने उस विरोधाभास की तरफ, कॉन्ट्रास्ट की तरफ इशारा किया, जो है इंडिया के एक्शंस के बीच में और किसके, उनके बीच में जो है चाइना और पाकिस्तान के। और ये काम हुआ है वेल्ड रेफरेंसेस में, ऐसे इशारों में हुआ है जो वेल्ड थे, जो छुपे हुए थे, इनडायरेक्ट थे, हिडन थे। तो दोनों पे कटाक्ष जड़े पाकिस्तान और चाइना पे कि ये तो ये कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, लेकिन कटाक्ष को वेल्ड बना करके रखा, किसी का सीधे सीधे नाम नहीं लिया। रीजनल मैटर्स पे मूव करते हुए दोनों को आड़े हाथों लिया। समझ गए? मोदी साहब की वर्ब है पॉइंटेड टू, मूविंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब मोदी साहब पॉइंट टू कर रहे थे, रिफर टू कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, उसी वक्त वो रीजनल मैटर्स पे, क्षेत्रीय मुद्दों पे भी मूव कर रहे थे। दोज यहाँ पे एक्शंस के लिए आया, इंडिया के एक्शंस और वो एक्शंस जो हैं पाकिस्तान और चाइना के। एक्शंस को दूसरी बार ना लिखा जाए तो प्लूरल प्रोनाउन दोज को यूज़ किया गया है। सिंगल एक्शन होता, एस ना लगा होता, तो यहाँ पे दैट को लगाते। कह रहा है इन एन apparent message to Pakistan, he linked events in Afghanistan where the Taliban have taken control to the problem of regressive thinking that leads to the use of terrorism as a political tool। अब बता रहा है ये छुपे हुए इशारे क्या थे। कह रहा है एक सीधे सीधे मैसेज के तौर पे पाकिस्तान को, apparent मतलब जाहिर, खुला, क्लियर, है ना। कह रहे खुले मैसेज के तौर पे पाकिस्तान को उन्होंने लिंक कर दिया, जोड़ दिया, जो इवेंट्स, जो घटनाएं, जो फिनोमिनन अभी अफगानिस्तान में हो रहे हैं। कह रहे जहाँ पे तालिबान ने टेक कंट्रोल कर लिया है, कब्जा जमा लिया है। और देखो किससे लिंक किया इस मामले को, इसको इन्होंने लिंक किया उस प्रॉब्लम से, जो समस्या से, जो है रिग्रेसिव थिंकिंग की। रिग्रेसिव समझ गए ना, दकियानुसी, प्रोग्रेसिव की बिल्कुल उल्टी। तो इन्होंने पीछे जाने वाली सोच से लिंक किया, और वो सोच जो लीड टू करती है इस्तेमाल पे दहशतगर्दी के, टेररिज्म के, एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे, एक सियासी टूल के तौर पे। पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे आड़े हाथों लिया। इन्होंने बोला कि अफगानिस्तान को देख लो, वहाँ पे क्या हो रहा है, तालिबान वहाँ पे कब्जा जमा चुका है। कह रहे ये वही प्रॉब्लम है जो आपकी भी है। आप रिग्रेसिव थिंकिंग रखते हो, आपको लगता है कि टेररिज्म को यूज़ करके, इस्तेमाल लेकर के एक पॉलिटिकल टूल की तरह इंडिया को नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन लास्ट में बुरा सभी का होता है ऐसे, इस तरह के जो है टूल्स को यूज़ करने से। समझ गए? ही की वर्ब है लिंक्ड, तालिबान की वर्ब है हैव टेकन, दैट की वर्ब है लीड्स। दैट आया है रिग्रेसिव थिंकिंग के लिए। थिंकिंग एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो यहाँ पे आप लीड्स टू लिख रहे हो, जो है सिंगुलर वर्ब को यूज़ कर रहे हो पीछे एस लगा के। एंटीसीडेंट के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन जो अपनी वर्ब लेगा। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अच्छा, इसमें देखने वाला कुछ और है क्या? रिग्रेसिव वर्ड आप देख लिया ना आपने, है ना, प्रोग्रेसिव का उल्टा रिग्रेसिव।
देखो देखने वाली चीज़ है, तालिबान के लिए हैव यूज़ हुआ है। तालिबान एक ग्रुप का नाम है और ऐसा ग्रुप है जो एक कोहेरेंट यूनिट की तरह काम नहीं कर रहा है ना। कोई आदमी कहाँ बैठा है, कोई आदमी कहाँ बैठा है, आतंकवादियों का ग्रुप है, दहशतगर्दों का। तो इसको हम कलेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करवा रहे हैं। तालिबान को हमने प्लूरल वर्ब दी है। ये कलेक्टिव नाउन जो मैं आपको करवा चुका हूँ ग्रामर सीरीज में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर सेफ गार्डिंग द मैरीटाइम स्फीयर फ्रॉम द रेस ऑफ एक्सपेंशन एक्सक्लूजन and refer to the need for investigating the origins of coronavirus. Subjects China is sensitive about. कह रहा साथ ही इन्होंने कॉल फॉर किया। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। क्या करना? डिमांड करना। साथ ही मोदी साहब ने डिमांड की कि सेफ गार्ड किया जाए, महफूज बनाया जाए मैरीटाइम स्फीयर को, समुद्री इलाके को, है ना, मैरीटाइम स्फीयर को। और किससे? इस रेस से, इस दौड़ से जो है एक्सपेंशन की और एक्सक्लूजन की। एक्सपेंशन का मतलब है दायरा बढ़ाना, एक्सक्लूजन का मतलब है अपने दायरे से बाहर निकालना। चाइना भी यही कर रहा है, अपने फ्रेंड्स को एक्सक्लूड कर रहा है और अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कभी ताइवान चाहिए, कभी तिब्बत चाहिए, कभी लद्दाख चाहिए। कह रहे हैं उन्होंने इस नीड के ऊपर जोर दिया कि सभी कंट्रीज जो हैं अपने अपने समुद्रों को अच्छे से चाइना से बचाएं। और इन्होंने रिफ़र कर दिया, इशारा कर दिया उस नीड की तरफ जो है इन्वेस्टिगेट करने की ओरिजिन को, कैसे शुरू हुआ था कोरोना वायरस। कह रहा है ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के दोनों, है ना, समुद्री मैरीटाइम स्फीयर भी और कोविड-19 भी, ऐसे दोनों सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में चाइना बड़ा संवेदनशील है, इनसेंसिटिव है। तो चाइना की तरफ सीधा रिमार्क नहीं किया, इन्होंने छुपे हुए रिमार्क्स किए कि कुछ देश हैं जो कि दूसरे देशों की समुद्री सीमाओं पे कब्जा करना चाह रहे हैं, तो हमें सभी को अपनी समुद्री सीमा को बचा के रखना चाहिए और कोविड-19 कहाँ से शुरू हुआ था ये भी देखना चाहिए। तो चाइना की जलाने के लिए ऐसा किया। ही की वर्ब है कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। इनएनिमेट मतलब निर्जीव वस्तुओं की डिमांड करते हो, खाना चाहिए, पानी चाहिए, कोई डिमांड है आपकी, इनएनिमेट कॉल फॉर। अगर किसी आदमी से कोई डिमांड कर रहे हो, एनिमेटेड पर्सन से कोई डिमांड कर रहे हो, तो कॉल एनिमेटेड के लिए कॉल ऑन या अपॉन, दोनों का मतलब डिमांड है, लेकिन ये एनिमेटेड थिंग्स के लिए। अच्छा, इसमें देखने वाला कुछ और है नहीं। स्फीयर आप देख चुके हो, दायरा, डोमेन, है ना, आपका एरिया, जुरिस्डिक्शन। मैरीटाइम मतलब रिलेटेड टू नेवी या सी। चलो, कह रहा है addressing the UN directly for its own shortcomings, the PM said that time waits for no one, urging the UN to speed up the reform process that has been flagging for more than a decade, which would include an expanded Security Council. अब इन्होंने यूएन को भी थोड़ा सा लेसन समझा दिया, थोड़ा पार्ट दे दिया। कह रहा एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, बातचीत करते हुए यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र संघ से डायरेक्टली, सीधे सीधे। और किसके लिए? इसकी खुद की शॉर्टकमिंग्स के लिए, इसकी खुद की गलतियों के लिए। शॉर्टकमिंग मतलब आपकी डेफिशिएंसी, आपके अंदर की कमियां, इम्परफेक्शन। तो यूएन से बात करते हुए, यूएन को गलतियां गिनाते हुए उसकी खुद की, पीएम साहब ने कहा ये दैट वो ये कि टाइम जो है इंतजार करता है किसी का भी नहीं, टाइम वेट्स फॉर नन। कह रहा है और ये काम किया उन्होंने अर्ज करते हुए, यूएन को रिक्वेस्ट करते हुए कि वो स्पीड अप कर दे, तेज़ कर दे रिफॉर्म की प्रोसेस को, सुधार की प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। कह रहा है वो प्रक्रिया जो फ्लैग कर रही है, वो प्रक्रिया जो बेजान होकर के बैठी है, और कब से? मोर देन अ डेकेड से, एक दशक से ज़्यादा से। और कह रहा है जो कि इंक्लूड करेगी, जिसमें शामिल होगा, और क्या, एक बढ़ी हुई सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट 5 मेंबर्स के साथ साथ इंडिया भी जिसमें एक जो है मेंबर होगा, परमानेंट मेंबर, वीटो वाला। समझ गए ना? सेंटेंस थोड़ा लंबा है, रिपीट करने की ज़रूरत है क्या? चलो करवा देता हूँ मैं। पीएम साहब ने क्या बोला? ये कहा इन्होंने कि टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता। जब ये काम ये कह रहे थे ना, उसी वक्त यूएन को एड्रेस भी कर रहे थे सीधे सीधे, उसकी कमियां गिनाते हुए। और उसी वक्त ये अर्ज भी कर रहे थे यूएन को, कमियां गिनाने के बाद रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सुधार की प्रक्रिया को तेज़ कर दो, जो बहुत सालों से रुकी हुई है, फ्लैग कर रही है, बेजान पड़ी है, मोर देन ए डेकेड से, जिसमें शामिल होगा बढ़ा हुआ एक सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें फ्रांस, चाइना, यूएस, है ना, रशिया, और 5वां कौन है? यूके। इनके बाद में इंडिया भी एक मेंबर होगा सुरक्षा महासभा का। चलो, अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने देख ली है। अर्ज करना मतलब रिक्वेस्ट करना, शॉर्टकमिंग मतलब कमियां, इम्परफेक्शन, स्पीड अप, रैव अप, क्विकन, हेसन, एक्सपेडाइट, सभी के सभी किसी चीज़ की रफ्तार बढ़ाने की बात करते हैं। फ्लैग मतलब झंडा, नाउन फॉर्म में। फ्लैग का वर्ब फॉर्म में मतलब होता है झंडे की तरह किसी चीज़ का लटक जाना। जैसे हवा नहीं आती तो झंडा क्या होता है? नीचे की तरफ लटक जाता है, बेजान होकर के। जब कोई चीज़ बेजान हो तो भी आप फ्लैग नाम की वर्ब से बताएं, जैसे झंडा बेजान होकर लटका होता है। कह रहा दिस ही एक्सप्लेन्ड इज़ द ओनली वे टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। फिर मोदी साहब ने बोला
कि ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी, कह रहे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये महज अकेला ऐसा तरीका है, ओनली वे है जिससे आप बहाल कर पाओगे, रिस्टोर कर पाओगे अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी भरोसेमंदी को, और किसकी, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस की, यूएन की, WHO की, है ना, सारे के सारे जो ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी भरोसामंदी तभी हो पाएगी जब आप इस काम को करोगे। दिस की वर्ब है इज़, ही की वर्ब एक्सप्लेन्ड, रिस्टोर मतलब पुरानी हालत में लाना, बहाल करना, क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, भरोसेमंदी, बिलीवेबलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, गवर्नेंस मतलब प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी भी चैनल पे आते हैं तो फिर इसको पढ़ने के बाद बोलते हैं सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका तरीका तो बड़ा हाई फाई है, चीज़ें आप डिटेल में बताते हो लेकिन डिटेल समझे कहाँ से, है ना, शुरू कहाँ से करें। तो देखो शुरू करना है आपको, 15 से 20 दिनों की प्रोसेस है, समझा देता हूँ। चैनल के होम पेज पे जाओ, एक प्लेलिस्ट रखी है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, ऊपर ही रखी है। इसमें 50 वीडियोज़ हैं आधे आधे घंटे की। 15 दिन में लगाओ चाहे 20 दिन में लगाओ, सारी वीडियोज़ को पूरा करो। नोट्स मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में हर वीडियो के। अगर इन वीडियोस को आप पूरा कर लोगे आपकी बेसिक ग्रामर हो जाएगी। ये वही ग्रामर है जो 2-5 हज़ार रुपये देकर के आप बाज़ार में सीखते हो दूसरी ऐप से, तो यहाँ से सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके बाद कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर की, तो इनसे पूरा कर लो और फिर आप पढ़ने का मज़ा लोगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ हर चीज़ आपको समझ में आएगी। समझ गए? चलो इसका लिंक डाल दूंगा कमेंट्स में। कह रहा मिस्टर मोदी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स केम एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच वेर ही लॉन्च्ड a defense of the state of Indian democracy which has come in for some criticism over the past few years। अब बता रहा है मोदी साहब गुस्सा कहाँ पे हुए। कह रहा मोदी साहब के जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स हैं, जो सबसे ज़्यादा कड़े जो शब्द हैं उनके, वो आए केम हुए शुरुआत में, एट द बिगनिंग पे, उसकी स्पीच के बिगनिंग के बिल्कुल शुरू में हुए। कह रहे जहाँ पे उन्होंने लॉन्च कर दिया एक डिफेंस को, एक डिफेंस आप जानते हैं ना किसी चीज़ का बचाव, उन्होंने एक बचाव को लॉन्च कर दिया उस स्टेट को, उस अवस्था को जो है इंडियन डेमोक्रेसी की। कह रहे जो कि कम इन फॉर हो गई है, जो डिज़र्व कर रही है, एंटाइटल्ड हो गई है थोड़े क्रिटिसिज्म के, आलोचना के पिछले कई फ्यू ईयर्स में, पास्ट फ्यू ईयर्स में। तो शुरू के अंदर ही मोदी साहब जो है थोड़ा सा गुस्से के मोड में आ गए। उन्होंने AK-47 अपने हाथ में ले ली उन्होंने और इंडिया की डेमोक्रेसी को डिफेंड किया। और डिफेंड कैसे किया वो आगे बताएगा। ये डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जो क्रिटिसिज्म को झेल रही है, कम इन फॉर हो गई है, एंटाइटल हो गई है पिछले कई सालों में मोदी साहब के आने के बाद। सेंटेंस समझ में आ गया? वर्ड्स की वर्ब है केम, ही की वर्ब है लॉन्च्ड, विच की वर्ब है हैज़ कम इन फॉर। कम इन फॉर आप जानते हैं किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाना, जैसे शी विल कम इन फॉर अ ह्यूज प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ ऑफ हर फादर। पिता की मौत के बाद वो एंटाइटल होगी, डिजर्विंग होगी एक बहुत ही बड़ी संपत्ति की, प्रॉपर्टी की, है ना। डिजर्व लेना, किसी चीज़ को पा लेना, ऐसा समझ लो कम इन फॉर। चलो ये देख चुके हो आप फ्रेजल वर्ब शुरू में मेरे साथ। कह रहा है ही सेड इंडिया हैज़ बीन नेम्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी for its adherence to democratic values, symbolized by its diversity, pluralism, inclusivity and equality, that allowed someone like him, who had once worked as his father's tea stall, to become the country's leader। अब बात में दम भी है। कह रहे इन्होंने कहा ही सेड कि इंडिया को नेम किया गया है, हैड बीन नेम्ड, पास्ट में उसको नाम दिया गया था। और क्या नाम दिया गया था? सभी डेमोक्रेसीज़ की माँ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा किसके लिए? इसकी उस एडहेरेंस के लिए, इसकी उस फॉलोवेंस के लिए। एडहेरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा सख्ती से फॉलो करना। तो बड़ा सख्ती से जो फॉलो किया है ना उस काम के लिए, जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक वैल्यूज़ को। कह रहा है जो कि सिम्बलाइज्ड बाय हैं, जिनका सिंबल है, जिनका प्रतीक है हमारी डाइवर्सिटी, इंडिया की विविधता, हमारा प्लूरलिज्म, अलग अलग देशों के अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, हमारी इंक्लूसिविटी, हर आदमी को हम अपना मानते हैं, और साथ में हमारी इक्वालिटी, हर आदमी को हम बराबर मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जो सारी वैल्यूज़ हम रखते आए हैं, इसके हिसाब से इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ऐसा उन्होंने बोला। कह रहे ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्होंने अलाउ किया था उसके जैसे एक आदमी को, समवन लाइक हिम को, जो कभी वर्क किया था अपने फादर की टी स्टॉल पे स्टेशन के ऊपर। अच्छा अलाउ क्या किया? कि वो बन जाए कंट्री का लीडर। तो मोदी साहब ने यही बोला सब बराबर है हमारे देश में, है ना, डेमोक्रेसीज़ की माँ है हम 5000 सालों से हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म हमारी जो है वैल्यूज़ हैं, इसी वजह से मेरे जैसा चाय बेचने वाला भी आज देश का PM है। समझ गए ना? ही की वर्ब सेड, इंडिया की वर्ब हैड बीन नेम्ड, डाइवर्सिटी आपकी वैरायटी, डाइवर्सिफिकेशन, है ना, कितना विविधता है अपने देश के अंदर। प्लूरलिज्म भी इसका सिनोनिम जैसा ही है और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। हाँ एक चीज़ आई है, ये नेम नाम की वर्ब याद है ना आपको? शुरू में ही कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने आपको। कहाँ करवाया था? 34 नंबर स्लाइड पे है, रुक जाओ, 34।
ठीक है, कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, चूज, मेक, थिम, नेम। नेम के बाद में भी एज नहीं आता, आया हुआ एज नहीं आया हुआ है ना। नेम्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, नेम्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एज इनके बाद में मत लगाया करो। कह रहा है द पीएम्स वर्ड्स अपीयर टू बी ए रिस्पॉन्स टू कमेंट्स मेड ड्यूरिंग हिज वॉशिंगटन विजिट वेयर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस स्ट्रेस द नीड टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंटरनली। अब ये जो बात इन्होंने सारी की सारी की है, ये सारा का सारा हमला बोला इन्होंने अमेरिका पे। अब वही बता रहा है, कह रहे पीएम के जो वर्ड्स है ना, ये सारी बातें थी जो चाय वाला हूँ और बन गया हूँ, ये सारे वर्ड्स अपीयर हुए, दिखाई दिए एक प्रतिक्रिया के तौर पे, रिस्पॉन्स के तौर पे। और किसके सामने? उन कमेंट्स के सामने जिनको बनाया गया था उनकी वॉशिंगटन विजिट के दौरान। कह रहे जहाँ पे वहाँ का प्रेसिडेंट वॉशिंगटन का, यूएस का जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इन्होंने स्ट्रेस किया था, जोर दिया था उस नीड पे, ज़रूरत पे जो है मजबूत बनाने की, स्ट्रेंथन करने की हमारे देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंटरनली, अंदरूनी तौर पे। तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा इन्होंने, है ना। तो मोदी साहब ने क्या यूएनजीए में इनको जवाब दिया कि हम तो डेमोक्रेसीज की मदर हैं। पीएम वर्ड्स की वर्ब है अपीयर्ड, इन दोनों की भाई बहनों की वर्ब है स्ट्रेस्ड। अच्छा, और इसमें कुछ देखने वाला है कि कमेंट्स के लिए मेड नाम का एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। कमेंट्स ने किसी को मेक नहीं किया भाई, कमेंट्स को मेक किया गया है ना, मेड। चलो, स्ट्रेंथन करना मतलब मजबूत बनाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म स्ट्रेंथन्ड होगी, पीछे ईडी लगेगा। कह रहा इवन एज ही एड्रेस द यूएन प्रोटेस्टर्स आउटसाइड क्रिटिसाइज हिज गवर्नमेंट फॉर एक्शंस अगेंस्ट एक्टिविस्ट, एनजीओज, द लॉज ऑन एग्रीकल्चर एंड सिटीजनशिप एंड इंसिडेंट्स ऑफ लिंचिंग एंड मॉब वायलेंस। कह रहे हैं यहाँ तक कि जबकि वो एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे यूएन को, अंदर जो प्रोटेस्टर्स थे बाहर, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनकी सरकार को, और किसके लिए? उन एक्शंस के लिए जो वो लेती है एक्टिविस्ट के लिए, एनजीओज़ के लिए, और कर रहे थे लॉज के लिए जो एग्रीकल्चर और सिटीजनशिप पे आए हैं, फार्म लॉज और एनआरसी की बात कर रहा है, और उन घटनाओं के लिए, इंसिडेंट्स के लिए जो है लिंचिंग की और मॉब वायलेंस की। तो बाहर ऐसा हो रहा था, अमेरिका में लोग मोदी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाहर खड़े होकर मोदी जी के लिए, समझ गए। ही की वर्ब एड्रेस्ड, प्रोटेस्टर्स की वर्ब है क्रिटिसाइज्ड। इवन एज मतलब जब ये काम हो रहा था तब दूसरा काम हो रहा था। इवन एज नाम के एडवर्ब से आप इसको बताते हैं। लिंच जानते हैं ना, मॉब लिंचिंग, मॉब किलिंग, किसी को भीड़ में मिल के मार देना, मॉब लिंचिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा वाइल पीएम्स कमिटमेंट टू इंडियाज ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज हार्डनिंग, इट विल बी मेजर्ड not by words at the word body but by answers and actions on the ground in India। कह रहा है जहाँ पीएम का जो कमिटमेंट वादा था इंडिया में डेमोक्रेसी के ट्रेडिशन को बनाए रखने का, कह रहा है वो हार्डनिंग था, वो अपने आप में चीयरिंग था, एनकरेजिंग था, दिल गार्डन करने वाला था, है ना, खुश करने वाला था। कह रहा है वहीं पे हुआ क्या? ये मेज़र किया जाएगा, इसका पैमाना बनेगा ना, वर्ड्स नहीं बनेंगे। कहाँ पे? एट द वर्ड बॉडी, यूएन जो है वर्ड बॉडी वहाँ पे, बल्कि इसका पैमाना होगा वो जवाब और वो एक्शंस जो ज़मीनी हकीकत पे, ग्राउंड पे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। तो बातें बहुत अच्छी की, दिल खुश हो गया, लेकिन बातों को हम मेज़र करेंगे ना कि इनके वर्ड से, बल्कि उन एक्शंस और आंसर से जो इंडिया पे होने वाले हैं आने वाले दिनों में, है ना। समझ गए सेंटेंस? बस ये लास्ट वाली लाइन ही इसने अपनी ओपिनियन के तौर पे दी है, बाकी पूरा आर्टिकल नरेटिंग टोन में नरेट किया इसने, कहानी की तरह। पीएम कमिटमेंट की वर्ब है वॉज, हार्डनिंग मतलब बता दिया, जो हार्ट को खुश कर दे हार्डनिंग होता है, हार्ट को दुखी कर दे तो डिसहार्डनिंग, है ना, डिस लगा दो उसके आगे। इट की वर्ब है विल बी मेजर्ड, पैसिव वॉइस में, फ्यूचर डेफिनिट टेंस। चलो सिंपल आर्टिकल है, आ जाओ फटाफट से अपने क्विज पे। देखो आर्टिकल जितना सिंपल है ना, उससे भी सिंपल क्विज है आज। सच में आपके 5 में से 5 आने चाहिए नंबर, नहीं आए तो कोशिश करना आएंगे, है ना, सबके आने चाहिए। 4 तो लेके ही आना, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, हर चीज़ जो बताई है वही यहाँ पे क्विज में बता रहा हूँ। डिस्क्राइब वर्ब के बाद एज आएगा ही नहीं आएगा। ये मेल्ट वर्ब की V3 और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। कॉल वर्ब के बाद में क्या लगाओगे, एज लगाओगे या कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। हैव के बाद में यहाँ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन वर्ड कौन सा यूज़ करोगे। चारों वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ। और लास्ट में श्रिंक वर्ब की कैसी खासियत है, इसकी V3 और एडजेक्टिव फॉर्म में क्या फ़र्क होता है ना, यहाँ पे आपको लास्ट वाला बताना है। समझ गए? फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के मैं डाल रहा हूँ जो है ना इसके आंसर्स को, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना या देख लेना आंसर्स को, और अपना आंसर्स मुझे ज़रूर से बताना। एक लाइक और एक शेयर देना वीडियो को। कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का जो आपका पास है 2 दिनों में महंगा हो जाएगा,
अगर लेने ही वाले हो, सोच के ही बैठे हो तो ले लेना, बाद में महंगा मत लेना, पहले सस्ता ले लो। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।